नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी अगली क्लास में। और ये जो पार्ट है, ये भाग जो 25 भाग थे उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम भाग 9 बी तक कर चुके थे। अब ये भाग 10 से लेके और भाग 25 तक पूरा इसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए और जो स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। खासकर दो तरह के जो विद्यार्थी हैं, जो एस्पिरेंट हैं, भावी आईएएस आईपीएस और भावी एसडीएम और डीएसपी साहब, ये इस वीडियो के लिए बने हुए हैं मोस्टली, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक लंबे ड्यूरेशन की तैयारी की ज़रूरत होती है। ये एक मैराथन क्लास है, मैराथन की तरह ही होती है। तो ऐसा नहीं कि ये 5-5 10-10 मिनट का इसमें कोई एक रॉकेट साइंस वाला नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है पेशेंस वाली क्लास है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके एग्ज़ाम में मदद करेगी। तो ये पूरा जो पीपीटी बनी हुई है, जो भी ये क्लास बनी हुई है, ये पूरा 100% जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड है यूपीएससी के लिए। तो पॉलिटी की है ये क्लास और आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। इसमें हम जो शुरू करने वाले हैं वो भाग 10 से शुरू करेंगे और भाग 25 तक। भाग 1 से लेके 9 तक हम पहली क्लास में क्लास 6 में कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास 6.A है। तो आप यहाँ से भाग 10 से देख सकते हैं। भाग 10 से आपको ये याद करना चाहिए। शुरू करते हैं। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भाग 10 है और 10 से फिर शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत लाभदायक रहेगी, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। पेशेंस रख की क्लास को सुने, जो महत्वपूर्ण बिंदु हों उनको आप नोट डाउन कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्लास शुरू करने से पहले। ये जो यूपीएससी है ना, ये एक ऐसा भूत है कि इसको कंट्रोल करने के लिए ना एक बड़े ओझा की ज़रूरत होती है। छोटे मोटे तांत्रिक से इसका काम नहीं चलता, ऐसे समझ लीजिए। तो आपको ना डीप में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। जिस तरह से अगर आप भविष्य में चल के डीएम बनते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो किस प्रकार से आप अपनी क्षमताओं को दिखा सकते हैं, किस तरह से डिसीजन लेंगे, तो उसमें ये सारी सब्जेक्टें मदद करती हैं कि किस में क्या लिखा है और किस तरह से हम आगे चल के डिसीजन मेकर बन सकते हैं। पॉलिसी भी बनाएंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो चलो क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है भाग 10। शुरू करते हैं। भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। और भाग 10 में ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 ए तक। अच्छा, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों, ठीक है, ये अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के रूप में नामित है। ठीक है, किसके में? 244 अनुच्छेद जो है अनुसूचित क्षेत्र, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र दोनों के लिए, आदिवासी क्षेत्र। तो आपको ये भाग 10 में दो बातें याद रखनी है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, जैसे आदिवासी क्षेत्र से। अनुच्छेद 244 ए को 22वें संशोधन अधिनियम, कौन सा? 22वां संशोधन अधिनियम 1969, माफ कीजिए, 1969 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। तो पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 244 ए को किस संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था? तो 22वां संशोधन 1969 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। भाग 10 क्लियर है। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 ए।
अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित। अनुच्छेद 244 ए 22वें संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ तक आपको क्लियर है? उम्मीद है आपको कोई यहाँ पे डाउट नहीं आएगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर लेना तो पढ़ने में आसानी होगी। अब आता है हमारा भाग 11। देखो भाग 10 अनुसूचित जनजाति और भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। UPSC के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसको स्टार लगा लीजिए और डिटेल में भी ये पढ़ने हैं आपको। डिटेल में हम आगे वीडियो बनाएंगे तो आप वहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो में सिर्फ UPSC और स्टेट सिविल सर्विस ओरिएंटेड ही क्लास लेंगे, इधर उधर का कोई भी टॉपिक शामिल नहीं करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। आप सारा स्ट्रेस हम पे छोड़ दीजिए और सिर्फ पढ़ने पे फोकस कीजिए। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और PT को निकालना है। तो PT को निकालना तो एक बार ये क्लासेस लेनी तो पड़ेंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ विकसित करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, अच्छा भाग 11 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 245 से 263 तक। ठीक है, 245 से 263। 245 में यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमाओं के बारे में बताता है। किस किस के में? राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों। ठीक है, यह अनुच्छेद संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? 245 क्या देता है? संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, यह अनुच्छेद संसद के कानून को अवैध नहीं मानता, भले ही उसका प्रभाव देश के बाहर से संबंधित है। अनुच्छेद 263 सुन लीजिए इसको भी अच्छे से। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को स्थानीय मामलों पर चर्चा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार देता है। कौन सा? अनुच्छेद 263 किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या है? भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद के बाद अनुच्छेद 264 से 300A तक केंद्र और राज्यों के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रावधान हैं। राज्यों के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक हैं। यहाँ तक क्लियर है? अनुच्छेद 300A के मुताबिक किसी व्यक्ति की संपत्ति को विधि के प्राधिकार के बिना छीना नहीं जा सकता, यानी कि बिना विधि बनाए किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा। ये किस में है? ये 300A के मुताबिक है। ठीक है, संवैधानिक जो 44वां संशोधन अधिनियम, कितना? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, यहाँ तक बात याद रखनी है, के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, मौलिक अधिकारों की लिस्ट से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे का भाग कंप्लीट करते हैं। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संपर्क। ये किस में है? भाग 13 में। भाग 13 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक क्या करता है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ठीक है,
अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की आज़ादी का प्रावधान है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 301 में व्यापार, ठीक है, वाणिज्य की आज़ादी है, ठीक है। अनुच्छेद 302 से 305 में व्यापार, वाणिज्य। अनुच्छेद 307 में संसद को अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 304 के प्रायोजनों के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार, वाणिज्य पूरे भारत के क्षेत्र में गतिविधि स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार है। 301 में व्यापार और वाणिज्य पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर है। थोड़ा बोरिंग है पर कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अच्छा, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो क्या क्या सेवाएं होती है? जैसे लोक सेवा आयोग की सेवा, ठीक है, राज्यों के अधीन जो है राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये सारी सेवाएं भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं पूछी गई हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनता है? कभी कभी इधर भाग दे देता है, भाग जैसे दे देगा भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, और इधर आपको जो है भाग मतलब डिटेल्स दे देगा इनकी। जैसे अभी भाग 14 की बात चल रही है तो भाग 14 लिख देगा और यहाँ लिख देगा आपको संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं। इस तरह से संघ एवं राज्य क्षेत्रों के, तो आपको मैच द कॉलम दे देगा मैच करने के लिए। तो उस समय ये क्वेश्चन बन जाता है महत्वपूर्ण। तो आपके पीटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रहने चाहिए। तो भाग 14 अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? अनुच्छेद 308 में यह अनुच्छेद संविधान के भाग 14 में है। इसमें संघ और राज्यों के अधीन निर्धारित सेवाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से जुड़ा है। कितना? 323 लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की रिपोर्ट से जुड़ा है। इसके मुताबिक लोक सेवा आयोग को हर साल अपनी रिपोर्ट देनी होती है। हर साल मतलब एवरी ईयर आपको इनको रिपोर्ट सौंपनी होती है, ठीक है। अब 14th ए भी है जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात हुई है, यानी कि भाग 14 ए। भाग 14 ए में क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 ए से अनुच्छेद 323 बी तक न्यायाधिकरण से संबंधित बातें की गई हैं भाग 14 ए में। जैसे अनुच्छेद 323 ए केंद्र सरकार और राज्य तथा स्थानीय स्तर पर न्यायाधिकरण बनाने और नियुक्त करने की अनुमति देता है। कौन सा अनुच्छेद? तो 323 ए, ठीक है। अनुच्छेद 323 बी में कहा गया है कि भूमि सुधार और कराधान से जैसे कुछ विषयों पर राज्य और केंद्र सरकार कानून बनाकर न्यायाधिकरण नियुक्त कर सकते हैं। तो दोनों बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप ये बातें रिवीजन के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट हमने दे रखा है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। भाग 15 किससे संबंधित है? जो 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में होने वाले हैं। तो दिल्ली में क्या होने वाले हैं? चुनाव होने वाले हैं। तो भाग 15 चुनावों से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 ए तक ये कवर करता है, जिसमें चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चुनाव के बारे में। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में
निहित होना है। कितने में? 324 में। 325 में, 325 भी समझ लेते हैं एक बार। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर शामिल होने या विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो चुनाव में अगर वो एलिजिबल है, उसकी उम्र 18 वर्ष है, तो उसको वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 326 को कवर करते हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये किस में कही गई बात है? अनुच्छेद 326 में। वहीं अनुच्छेद 327 विधायिका के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। किस में? अनुच्छेद 327 में। उसी प्रकार अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है। किसमें शक्ति दी गई है? 328 में। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 328 किसी राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाग 16 विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान किस भाग में किए गए हैं? भाग 16 में। भाग 16 कहाँ से कहाँ तक है? भाग 16 अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है। किसके लिए विशेष प्रावधान? भाग 16 में किसके लिए हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330 में। क्या है? किस किस का? अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। 330 महत्वपूर्ण है, बहुत सिंपल है, आपको याद रहेगा। भाग 16, भाग 15 चुनाव, भाग 16 विशेष प्रावधान। किसके लिए होने हैं विशेष प्रावधान? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या होना है? सीटों के आरक्षण का प्रावधान। ये विशेष प्रावधान है। ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते, ये आप डिटेल में पढ़ लीजिए, पीपीटी डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगी आपको। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो वहाँ से ले लेना। भाग 17, भाग 17 में क्या है? भाषा। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 भारत की आधिकारिक भाषा और अन्य भाषाओं से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 343 से लेके 351। अच्छा, उससे जुड़ी कुछ बातें समझ लेते हैं। अनुच्छेद 343 के मुताबिक देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा है। किस में लिखी हुई? देखो, देवनागरी में लिखी हुई हिंदी, लिखी हुई हिंदी हमारे देश, देश मतलब राज्य, देश की राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा है। ये बात हमें याद रखनी है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351, ये बात क्लियर होगी आपकी। इसके मुताबिक सरकारी कामों में भारतीय अंगों का अंतर्राष्ट्रीय रूप इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार को हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और उसका विकास करना चाहिए। हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं और लिपियों के तत्वों को आत्मसात करके समृद्ध बनाना चाहिए। संविधान लागू होने के बाद 15 साल तक अंग्रेजी इस्तेमाल जारी रहा। राष्ट्रपति किसी राज्य की बोली
जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता दे सकते हैं। तो आप यहाँ पूछा जा सकता है कौन किसी राज्य की बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता दे सकता है, तो वो राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। भाग 18 की बात होगी जिसमें आपात प्रावधान है। भाग 18 आपात प्रावधान अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल हैं। आप 352 से लेके 360 तक है। 3 तरह के आप बता सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल में क्या फ़र्क होता है। अगर आप बता सकते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में तीनों को एक साथ उनका अलग अलग लिख के बताइएगा। जिसका भी बेहतर आंसर होगा उसका नाम हम आने वाली क्लास में सबसे पहले उसके कमेंट के साथ में स्क्रीनशॉट लेके दिखाएंगे। अनुच्छेद 352 से 360 के तहत आपातकाल के प्रकार, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के बारे में बात होनी है। ठीक है, ये आप अनुच्छेद भी बता सकते हैं, ये बता सकते हैं वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा, तो मुझे लगता है कि कोई साधारण सी बात है, एक ही बार नहीं लगा। राज्य आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल बता सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी, राज्य आपातकाल। आगे का भाग 19, भाग 19 विविध प्रावधान। ठीक है, ये 19 रोमन नंबर में थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एकदम भगदड़ नहीं मचानी है कि गलत बोल दिया, मास्टर गलत बोल के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। मास्टर की भी जो है टंग स्लिप हो जाती है, तो कभी ऐसा होता है, आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो इस तरह की चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये गलती हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विविध प्रावधान अनुच्छेद 361 से लेके अनुच्छेद 367 संविधान के अन्य प्रावधान हैं। ठीक है, अब इसमें 361 से लेके 367 क्या बातें हैं थोड़ा समझ लेते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को उनके पद के दौरान अदालती कार्रवाई से विशेष संरक्षण मिलता है। किस किस को? राष्ट्रपति को, ठीक है, और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को, ठीक है, इन तीनों को विशेष संरक्षण मिलता है। किस में? अनुच्छेद 361 में। तो 367 में फिर क्या होता है? 367 का भी सुन लीजिए। संविधान की व्याख्या के लिए सामान्य खंड अधिनियम 1897 के प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया है अनुच्छेद 367 में। यहाँ तक क्लियर? भाग 20 पे आ जाते हैं। ये आप थ्योरी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। भाग 20 संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। क्या हुआ प्रक्रिया में? अनुच्छेद 368 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद, कौन? संसद, ठीक है। अब संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके ही संशोधन शुरू किया जा सकता है। यानी कि किसी भी सदन का मतलब जैसे लोकसभा एक सदन हो गया, ठीक है। दूसरा सदन क्या है? राज्यसभा। अब आप जो है या तो लोकसभा में पेश कर दीजिए पहले या राज्यसभा में कर दीजिए, किसी में एक में करना पड़ेगा। उसके बाद ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। ये किस में लिखा गया? अनुच्छेद 368 में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, होता कैसे एक बार पूरा बता देते हैं। अनुच्छेद 368 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके ही संशोधन शुरू किया जा सकता है।
फिर विधेयक को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, कितना, 2/3, याद रहेगा, 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, 2/3 से। ठीक है, भाग 20 क्लियर है। आप यहाँ से थ्योरेटिकल भी कंप्लीट कर लीजिएगा। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक दे रखे। ठीक है, अनुच्छेद 369 याद रखना है और 392, इसके बीच के जितने भी डिस्कशन है वो किससे संबंधित है, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। थोड़ा सा समझना चाहो तो समझ लो। संसद, ठीक है, राज्य सूची के कुछ मामलों में कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन से अनुच्छेद में, 369 में। अच्छा, 392 भी थोड़ा समझ लो। राष्ट्रपति को कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति जो है उसको पावर देता है कि वो किसी भी प्रकार के संक्रमणकालीन प्रावधान में जो है कठिनाई दूर करने के लिए कोई भी प्रावधान बना सकता है। इस तरह से चीज़ें हैं। भाग 22 संक्षिप्त नाम आरंभ हिंदी भाषा में प्रमाणिक पाठ। भाग 22, देखो भाग 21 हो गया, अब भाग 22 समझ लेते हैं। भाग 22 संक्षिप्त नाम, शॉर्ट नेम, आरंभ हिंदी भाषा में प्रमाणिक पाठ। अनुच्छेद 393 से लेके अनुच्छेद 395 संविधान का संक्षिप्त नाम, आरंभ और प्रमाणिक पाठ, ये बातें हैं अनुच्छेद 393 से लेके 395 के मध्य। ठीक है, यह अनुच्छेद संविधान को उसकी कानूनी पहचान देता है। कौन सा, 393 पहचान देता है। भारत का संविधान नाम देता है। मूल स्वदेशी दस्तावेज के रूप में स्थापित करता है किसको, संविधान को। और यह अनुच्छेद संविधान में वैधता को दर्शाता है, यानी कि 393 अनुच्छेद 393 संविधान की वैधता को दर्शाता है। अनुच्छेद 395 में थोड़ी बातें समझ लो। यह अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जुड़ा है। कौन सा अधिनियम, 395। ठीक है, यह अनुच्छेद बाद के अधिनियमों में संशोधन का पूरक सभी अधिनियमों को शामिल करता है। भाग 22 तक समझ में आ गया आपको। उम्मीद है आप यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट एक एक करके पढ़ लीजिए। जैसे अनुच्छेद 393, यह अनुच्छेद संविधान को उसकी कानूनी पहचान देता है। अनुच्छेद 393 संविधान को भारत का संविधान नाम देता है। अनुच्छेद 393 संविधान को एक मूल स्वदेशी दस्तावेज के रूप में स्थापित करता है। यह अनुच्छेद संविधान की वैधता को दर्शाता है। वहीं अनुच्छेद 395, यह अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और सरकार अधिनियम 1935 से जुड़ा है। यह अनुच्छेद बाद के अधिनियमों में संशोधन या पूरक सभी अधिनियमों को शामिल करता है। आपके भाग कंप्लीट हो गए हैं। महत्वपूर्ण सारी बातों को शामिल करने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमारी मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ चल रही है, आप हमारे चैनल पर जाइए, मॉक टेस्ट MT 365 नाम की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। ये मॉक टेस्ट आपको रिवीजन में बहुत मदद करेंगे, रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसके क्वेश्चन लगा पाते हो तो UPSC के PYQ भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 30 ईयर्स के, 30 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर UPSC के और UP PCS के, ये दोनों को शामिल किया गया है। 30 ईयर्स के टोटल आपको ये 100 यानी कि 365 लिखा है, यानी कि टोटल हमारी 365 वीडियो आएंगी,
जिसमें मॉक टेस्ट MT 365 को कवर कर लिया जाएगा हर तरह के पॉइंट ऑफ से। इससे बाहर क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट है वहाँ पे मॉक टेस्ट 365 के नाम से, सेम यही नाम से इसी तरह का बैनर बना हुआ है, क्लिक करके एक बार वो लगा लीजिए, वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास लाभदायक रहेगी, इससे आपके तैयारी में एक नया आयाम जुड़ेगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। देखो एक चीज़ और, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो तो लाइक कर दो, और दोनों कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों चीज़ें कर लो। लाइक शेयर करना है तो कर दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखने हैं। 3 मूल मंत्र हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें कर देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।